नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के एक कदम ने मोदी सरकार को विवादों में ला दिया है। यह मामला नागपुर एनआईटी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। एक बड़े अंग्रेजी अखबार के मुताबिक स्मृति ईरानी को इस पद के लिए जिन 4 नामों पर विचार करना था, उससे अलग हटकर उन्होंने आरएसएस से जुड़े विश्राम जामदार को हरी झंडी दे दी है। बताया जाता है कि विश्राम जामदार ने एनआईटी अध्यक्ष के लिए जो एप्लीकेशन भेजी, उसके साथ स्मृति ईरानी के नाम एक चिट्ठी भी भेजी गई, जिसमें उनके संघ के स्वयंसेवक होने का जिक्र था। यही नहीं, इस चिट्ठी में विश्राम जामदार ने स्मृति ईरानी को यह भी याद दिलाया कि कैसे वो कुछ समय के लिए नागपुर में जामदार के घर रुकी थी। चिट्ठी में स्मृति की जमकर तारीफ की गई। ऐसे में सवाल यह कि क्या इसी वजह से मानव संसाधन मंत्रालय के पैनल की तरफ से तैयार 4 लोगों की लिस्ट को दरकिनार करते हुए जामदार के नाम को ही राष्ट्रपति की मुहर के लिए भेजा गया। आपको यह भी बता दें कि जिन नामों पर मुहर लगनी थी उनमें शामिल हैं डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम इनामदार, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के चेयरमैन बीए मुंजाल, एफसीबी उल्का एडवर्टाइजिंग के सीईओ एमजी परमेश्वरन और पोलरिस सॉफ्टवेयर के चेयरमैन अरुण जैन। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या मोदी सरकार में तारीफों के बदले मिल रहे हैं बड़े पद? क्या आरएसएस से जुड़े लोगों को ही खास पदों पर तवज्जो दी जा रही है? और क्या सरकारें अपने लोगों को खुश करने का जरिया बन गई हैं? चर्चा होगी इसी मसले पर तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Good morning. Just a reaction. I mean, there are reactions coming against you appointing Vishram Jamdar as VNIT chairman, ma'am. And there are questions being asked. I think, ma'am, there are questions being asked. मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से रिपोर्टर ने यह सवाल क्या पूछ लिया? Good morning. Just a reaction. I mean, there are reactions coming against you appointing Vishram Jamdar as VNIT chairman, ma'am. बीजेपी की तेज तर्रार और बोलने में माहिर समझी जाने वाली स्मृति ईरानी की बोलती बंद हो गई। And there are questions being asked. I think, good morning. Just a reaction. I mean, there are reactions coming against you appointing Vishram Jamdar as VNIT chairman, ma'am. And there are questions being asked. I think, ma'am, there are questions being asked for you appointing a known person. रिपोर्टर ने स्मृति ईरानी से बस इतना पूछा था कि क्या सिर्फ आरएसएस का स्वयंसेवक होने की वजह से विश्राम जामदार को वीएनआईटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये वो सवाल था जिसका स्मृति ईरानी के पास जवाब नहीं था। सवाल ये कि क्या स्मृति ईरानी मंत्रालय से जुड़े किसी सवाल या विवाद का जवाब देना नहीं चाहती थी, या फिर स्मृति ईरानी को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद है? दरअसल स्मृति ईरानी पर आरोप है कि नागपुर के विश्राम जामदार ने मानव संसाधन मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था, नागपुर में और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में चंद मिनटों की मुलाकात के बाद मैं और मेरे परिवार ने आपको असाधारण व्यक्तित्व का धनी पाया। हम सबको पक्का यकीन है कि आपके नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च लक्ष्य हासिल करेगा। आरोप लगा कि आरएसएस के स्वयंसेवक और वीएनआईटी के अध्यक्ष विश्राम जामदार ने स्मृति ईरानी को अपने रिज्यूमे के साथ ये तारीफ भरी चिट्ठी भेजी थी, जिसके एवज में विश्राम जामदार को विश्वेश्वरैया एनआईटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ईरानी पर आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, लेकिन सच ये है कि इस वाकये ने स्मृति ईरानी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। इन्होंने जो ठेठ तरीके से आरएसएस का दफ्तर वहां खोल दिया। हम सर्वधर्म समन्वय के देश हैं, इतनी भाषा, इतने संस्कृति सभ्यता के लोग हैं। अगर इसका भगवाकरण, इसका आरएसएस करण होगा तो देश का मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ होगा। विश्राम जामदार की नियुक्ति के पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन विश्राम जामदार इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। उल्टा उन्होंने विवाद खड़े करने वालों पर ही सवाल खड़े कर दिए। हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर जो थे वो माननीय श्री अर्जुन सिंह जी थे, उनके पश्चात कपिल सिब्बल जी थे, और आप सब जानते हो कि वो उनका आरएसएस से कितनी उनकी नफरत थी। तो उसका जवाब फिर क्या आप ये कहेंगे कि अर्जुन सिंह जी के ऊपर आरएसएस ने दबाव लाया था? ये कहना तो गलत है।
और मैं इस निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं कि भाई आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूं, उसमें दबाव वाली क्या बात है। विश्राम जामदार की योग्यता पर कोई सवाल नहीं, लेकिन क्या यह इत्तेफाक है कि जिस पद के लिए 4 नाम भेजे गए थे उससे अलग हटकर आरएसएस के स्वयंसेवक विश्राम जामदार के नाम पर ही मुहर लगी। हकीकत जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी सरकार में तारीफों के बदले मिल रहे हैं बड़े पद? क्या आरएसएस से जुड़े लोगों को ही खास पदों पर तवज्जो दी जा रही है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। Questions been asked, I think. When there are questions been asked, are you appointing a known person? और सवाल तो यह है कि जब इस बाबत स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया तो इसका जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया? जवाब देती तो हो सकता है उनका क्या पक्ष है ये लोगों के सामने आ जाता। पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरती मेहरा भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की नेता भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। जितेंद्र तिवारी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आरएसएस के थिंकर हैं आप। उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और पहला सवाल आरती मेहरा जी यही है, आपसे सवाल है कि क्या अब ऐसे नियुक्तियां होंगी आपकी सरकार में? नहीं, नियुक्ति में आरएसएस वाला प्रश्न आपने उठाया जी, लेकिन इसके अलावा क्या वो व्यक्ति काबिल नहीं है? आरएसएस पे का होना इस देश में एक राष्ट्रभक्त होना। आरती मेहरा जी, चलिए आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं अब आपको उन 4 नामों के बारे में बता देता हूं। एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा जवाब दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही। सुन लीजिए आरती मेहरा जी, आप जवाब दीजिएगा, पूरा वक्त आपको मिलेगा। सवाल सुन लीजिए, आपने काबिलियत का सवाल यहां पर खड़ा किया है, तो मैं आपको 4 नाम बताता हूं जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री को पैनल के तौर पर दिए गए थे। पैनल की तरफ से जो सिफारिश की गई थी मंत्री को, वो नाम मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्रीराम इनामदार। हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं बीएम मुंजाल साहब। एफसीवी उल्का एडवर्टाइजिंग के सीईओ एमजी परमेश्वरन और पोलारिस सॉफ्टवेयर के चेयरमैन हैं अरुण जैन। क्या इनमें काबिलियत नहीं थी, या सिर्फ चूंकि ये शाखाओं में नहीं जाते थे इसलिए इनको कंसीडर नहीं किया गया? क्यों नहीं काबिलियत थी? देखिए, क्यों काबिलियत नहीं थी? ये देश 125 करोड़ भारतीयों का है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें 4 के बदले 10 भी काबिल लोग हो सकते हैं जी। तो आप इसमें प्रश्न नहीं उठा सकते। नहीं, प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि जो 4 नाम रिकमेंड किए गए आरती जी, उससे अलग हटकर एक नया नाम लेकर आ गए स्मृति ईरानी जी। और उसके पीछे देखिए ऐसा है, हाँ। उसके पीछे मंशा ये भी हो सकती है, ये जो बड़े नाम आपने बताए ये बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया नाम है, अपने अपने फील्ड्स में इन्होंने बहुत अचीवमेंट की है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट है। तो हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति तो जो ज्यादा समय कमिटेड, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस पे ये भी देखा गया है कि पोजीशन दे दी जाती है। चलिए ठीक है, ये आपका तर्क हो सकता है, इनके लिए नहीं कह रही। ठीक है आरती जी, जितेंद्र तिवारी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं। ठीक है आरती जी, आता हूं दोबारा मैं आपके पास, आपकी बात समझ गया मैं। जितेंद्र तिवारी जी, जो चिट्ठी लिखी जाती है स्मृति ईरानी जी को, उसमें ये लिखने की क्या जरूरत थी कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं? ये इसका क्या मतलब है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कोई व्यक्ति अगर अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी को, आरएसएस की पहचान को बताता है कि मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ का से जुड़ा हुआ हूं, तो इसमें आपत्ति क्या है? जिस व्यक्ति के बताने का क्या मतलब जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, जिस पत्र की बात आप लोग कर रहे हैं, वो 4 महीने पहले लिखा गया पत्र है। उन्होंने स्मृति ईरानी जी को उनके बनने पर बधाई भेजी है, उसमें बताया है कि आप मेरे घर पर आके रुकिए। सामान्य तौर पे हर लोग ये करते हैं। उन्होंने साथ आप मेरे घर पर आकर रुकी हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जिसका जिक्र मैं भी आगे करने वाला था। आप कह रहे हैं तो अपनी नजदीकियों का हवाला भी दिया जा रहा है ना सर? नजदीकियों का हवाला देते हुए उन्होंने बहुत साफ एक बात कही है जिसको आप ध्यान से समझें। उन्होंने इस आधार पर अपनी नियुक्ति नहीं मांगी है कि मैं आरएसएस का व्यक्ति हूं। उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि मैं, मेरी आरएसएस आइडियोलॉजी के जानने के बाद भी अर्जुन सिंह जी ने मुझे बनाए रखा क्योंकि मैं एक काबिल आदमी हूं। ये उन्होंने कहा कि मेरी आरएसएस आइडियोलॉजी को जानने के बाद भी मैं उनके गवर्निंग बॉडी में रहा हूं, उस आधार पे मुझे नियुक्ति चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर ये बात इस तरह से वो कह रहे हैं, लेकिन 2 बातें जब उसमें जोड़ते हैं कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं, इसके अलावा आप मेरे घर आकर रुकी भी थी जब आप नागपुर आई थी, तो अपनी नजदीकियों का हवाला भी दे रहे हैं। इसके बाद अगर इस तरह से नियुक्ति होगी कि 4 नाम जो पैनल की तरफ से सुझाए जाते हैं उसको दरकिनार कर दिया जाएगा, अलग से एक नाम लेकर स्मृति ईरानी जी आएंगी और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कैमरे के सामने तो उसका जवाब नहीं देंगी। इसका मतलब क्या होगा? ये तो साफ तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस की नेता मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, क्या मतलब इसका निकाला जाए? क्या अब ऐसे ही अपॉइंटमेंट होने वाले हैं सारे?
नहीं, बहुत स्पष्ट है। अगर हम स्मृति ईरानी जी जब से उनको ये पद मिला है, अगर हम देखें कि कैसे दीनानाथ बत्रा जी ने भी कहा था, उनके भी क्या विचारधारा हैं एजुकेशन को लेकर, उन्होंने भी काफी स्पष्ट तरीके से बताया था। और उन्होंने ये तक बताया था कि स्मृति जी से मिले थे और स्मृति जी ने अश्योर किया था कि जो जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं वो उनको करिकुलम में इनकलकेट करने की कोशिश करेंगी। कुछ दिन पहले ही स्मृति ईरानी जी काफी आरएसएस वालों से मिली थी। जब वो एजुकेशनल रिवैम्प की बात हुई थी, रिफॉर्म्स की बात हुई थी, तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मीटिंग रखी थी। अब सामने एक और बनकर आ गया है कि जहां अब ये हाल हो गया है, क्या अपॉइंटमेंट्स, क्या बायोडेटा नहीं देखा जाएगा, उनका काम नहीं देखा जाएगा, उनका बस ये कहना, एक थप्पा ये लगना कि हम आरएसएस के हैं। तो प्रियंका जी, क्या ये माना जाए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए प्रियंका चतुर्वेदी जी, करेंगे तो पद भी हम बड़े बड़े पाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि संघ परिवार भी अब गांधी परिवार की तरह हो गया है? जब आप लोग सत्ता में रहती हैं तो जब तमाम रिकमेंडेशन वहां से आते हैं, उसी के मुताबिक चीजें होती थी बड़े पदों पर, वही अब संघ परिवार की तरफ से देखने को मिल रहा है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नहीं, अगर देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह दूंगी, जहां एचआरडी मिनिस्ट्री रही है और जहां अपॉइंटमेंट्स की बात रही है, आप कोई भी अपॉइंटमेंट देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज में, पैनल्स में, किसी में भी, अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा पाया गया जो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बिलीव करता होगा, क्या बात तो मैं मानूंगी कि आप गांधी परिवार का नाम विचारधारा के लोगों को तो जोड़ा जाता है तमाम पदों पर। उर्मिलेश जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, मैं एजुकेशन सेक्टर की बात कर रही हूं। हाँ मैडम, एजुकेशन सेक्टर में भी, और सबसे ज्यादा तो यहीं पर होता है। उर्मिलेश जी, नहीं देखिए, अपने देश में मैं समझता हूं कि आजादी के कुछ साल बाद तो ठीक ठाक चीजें रही, बहुत ठीक ठाक नहीं, लेकिन आज के मुकाबले तो कंपैरेटिवली बहुत ठीक ठाक रही। लेकिन उसके बाद लगातार स्थितियां डिटोरिएट करती गई अखिलेश, और ये वो देश है जहां दुनिया के महानतम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना एमएससी फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पाकर पीएचडी करके डीएससी करके नौकरी नहीं पाए, उनको लेक्चरशिप नहीं मिली और वो चले गए अमेरिका। और अमेरिका में जब उनको नोबेल प्राइज मिला डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम से जुड़ा मामला था उसकी खोज के लिए, तो भारत ने गर्व के साथ कहा, यहाँ के सियासतदान, यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के बड़े लोग, कि भाई ये तो भारत के लिए गौरव की बात है। तो उस समय हरगोविंद खुराना ने अपने एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू में कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं भारत में आकर काम करूं, क्योंकि जिन स्थितियों से मैं गुजरा हूं वो मेरे लिए दंश की तरह हैं, और प्रतिभाओं का सम्मान जब भारत करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये बातें उन्होंने कही थी ऑन रिकॉर्ड। अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे ऐसे नोबेल प्राइज विनर हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान अभी भी हैं जो नोबेल प्राइज नहीं भी पाए हैं, लेकिन दुनिया के अनेक देशों में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में जो है वो विद्वान और महान नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन ये सच है अखिलेश, लेट मी कंक्लूड, कि हमारे देश में अगर आप प्रतिभाशाली भी हैं और आपको कोई जिम्मेदारी का पद मिलना है तो भी कनेक्शन चाहिए, और ये सब करते रहे हैं। इस बार जो हो रहा है बड़े अशोभनीय ढंग से हो रहा है। ये कांग्रेस की रिजीम में इतने अशोभनीय ढंग से शायद नहीं होता होगा। थोड़ा बहुत वहां ये था कि 5% ऐसे लोगों का भी हो जाता था बड़े पदों पर जो कनेक्शन से आते जरूर थे, प्रतिभाशाली भी होते थे और कांग्रेसी नहीं भी होते थे, तब भी हो जाता था। आज की स्थिति है कि आरएसएस का मुहर जब तक नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये घटनाएं साबित कर रही हैं। आरती मेहरा जी, क्या यही वजह है कि जब इस बाबत स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब तक देना उचित नहीं समझा, कार में जाकर बैठ गई और वहां से चली गई? देखिए, स्मृति ईरानी जी ने जो काम किया है वो दायरे में रह के किया है, और वो प्रश्न वो किसी विवाद में नहीं उलझना चाहती होंगी। मुझे नहीं मालूम, वो जल्दी में भी हो सकती हैं, किसी अगली अपॉइंटमेंट पे भी पहुंचना, और हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। उन्होंने जो कुछ किया है वो अपनी मर्यादा में रहते हुए किया है। एक व्यक्ति जो प्रतिभाशाली है उसका किया है। उन्होंने जैसे, यही तो सवाल है कि इस प्रतिभा का आकलन किस आधार पर हो रहा है? क्या उस सिफारिशी चिट्ठी जो चिट्ठी लिखी गई कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं, उस आधार पर किया गया? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। जितेंद्र जी को जवाब देना ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है
ऐसी कोई बात नहीं है कि आप देखिए, आप प्रश्न उठाइए, आप प्रश्न उठा सकते हैं कि किसी की प्रतिभा पे कि जो उतना डिजर्व नहीं करता उसको रखा। आप मोदी जी की सरकार में किसी भी ऐसे व्यक्ति पे प्रश्न उठाइए, लेकिन आज आप प्रश्न कुछ और उठा रहे हैं। किसी का आरएसएस से जुड़ा होना उसके लिए वो गलत नहीं हो। जितेंद्र तिवारी जी, देखिए सवाल तो ये है, आप लोग एक मिनट सवाल सुन लीजिए। आप लोग खुद को अब तक कहते रहे कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं। अब इस तरह से अगर नियुक्तियां होंगी, सरकार में मंत्री सब वही बनेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री वही लोग बनेंगे जो आरएसएस की शाखाओं में गए हो, तो सवाल तो ये खड़ा होगा ना, पूछा जाएगा ना आपसे कि आप भले कहें कि सांस्कृतिक संगठन है लेकिन चाहते हैं सत्ता में भागीदारी। देखिए अखिलेश जी, इसमें जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं कि आरएसएस की बैकग्राउंड के कारण या आरएसएस के कहने पर, यहां मैं बहुत साफ कह दूं कि जामदार जी की जो नियुक्ति है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी अधिकारी, किसी पदाधिकारी की कोई रिकमेंडेशन की चिट्ठी नहीं है। संघ किसी को नहीं कह रहा है कि आप इसको नियुक्त करिए या इसको नियुक्त नहीं करिए। कहने की जरूरत क्या है सर, जब आप ये कह ही रहे हैं। एक मिनट देखिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाल ही में आरएसएस की तरफ से एक बात कही गई कि हमारी शाखाओं में जो आते हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर बच क्या जाता है कहने के लिए? ये पूरी तरह से निराधार आप लोग बात कर रहे हैं। जो संघ के प्रमुख हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है कि हमारी शाखा में आने वाले देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पूरी तरह से निराधार है, इसको आप दोबारा देखें। जहां तक बात जामदार जी की नियुक्ति की है, जामदार जी और स्मृति ईरानी जी के बीच में जो भी पत्राचार हुआ है जी, वो उसी जिस इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं वहां गवर्निंग काउंसिल में वो वहां है। वहां का जो चेयरमैन है वो मई में रिटायर हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है, मैं यहाँ पर पहले से 12 साल से काम कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से योग्य हूँ, मुझे वो पद देना चाहिए। चलिए प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका चतुर्वेदी जी। नहीं, मैं बस यहाँ पे 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। वो आरती जी कह रही हैं कि बहुत प्रतिभाशाली हैं, शायद अब तक की उनकी जो प्रतिभा हमारे सामने स्पष्ट होकर आई है कि वो ऐसी मंत्री हैं जिन्होंने 2 फॉल्स एफिडेविट फाइल किए अपने जब इलेक्शन लड़ने गई। वो ऐसी हमारी एचआरडी मिनिस्टर हैं। मैं जामवाल जी की बात कर रही थी, पहले तो आपको कह दूं, ढंग से सुने, आप सिर्फ 6 दिन की सर्टिफिकेशन कोर्स को उन्होंने डिग्री बताई। नहीं, आपने कहा हमारी एचआरडी मिनिस्टर बहुत प्रतिभाशाली है। सोनिया जी के 4 एफिडेविट कोर्ट में, सोनिया आपकी माननीय नेता सोनिया जी के एफिडेविट कोर्ट में पड़े हुए, रायबरेली में वो झूठा एफिडेविट राहुल गांधी जी का भी स्मृति ईरानी जी सबसे बड़ी नेता ने हमेशा झूठ सर्टिफिकेट दिए, इसलिए आप ना बोले। बोल लेने दीजिए, मुझे पहले बोल लेने दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगी। सोनिया गांधी जी के एफिडेविट फर्जी है। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, जितेंद्र जी आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रही थी, आप बीच में टोकिए नहीं। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बोलूंगी और इसका भी जवाब आपको दूंगी। कुछ दिन पहले वीएचपी और आरएसएस के लोगों ने एक चिट्ठी लिखी एचआरडी मिनिस्ट्री को, जहां उन्होंने कहा जहां लोग नॉनवेज खाते हैं, वेज कैंटीन्स बनाने की बात की, नॉनवेज जो खाते हैं उनका दिमाग खराब होता है। वही के वही एचआरडी मिनिस्ट्री लेटर भेज देती है सारी कैंटीन्स को, आईआईटी कैंटीन्स को, कि क्या इसका जवाब दीजिए और क्यों आईआईटी कैंटीन्स में सेपरेट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, और आप सोनिया जी और राहुल जी के सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जहां उन्होंने 2 डिफरेंट डिग्रीज बताई होंगी कि क्या भी कहती है कॉमर्स डिग्री पे हम बाद में बात करेंगे। आज के मुद्दे पर हम हैं, आज के मुद्दे पे वापस लौटते हैं। चलिए छोड़िए, उस पे हम विषयांतर हो जाएंगे, देखिए एक जो बड़ा सवाल है उर्मिलेश जी, क्या सरकारें अपने लोगों को खुश करने का जरिया भी बन चुकी हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार हो? और हम ये उम्मीद ही क्यों करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो आरएसएस के लोगों को मलाईदार पद नहीं मिलेंगे? क्या ये बेमानी नहीं है अगर हम इसकी उम्मीद करें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने बल पर सरकार है, तो आरएसएस के लोगों को, आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोगों को वो तवज्जो देंगे, ये बड़ा नेचुरल है। हमारे देश की पूरी जो विरासत है, जो परंपरा है पहले से, जो गवर्नेंस जिस तरह का रहा है, उसमें एक वस्तुपरकता के लिए ईमानदारी और प्रतिभा देखकर इवेल्युएशन नहीं किया जाता रहा है। ये बहुत पहले से है और जिसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। और इसी कारण से इतनी अच्छी संपदा होने के बावजूद
इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, इतनी प्रतिभा होने के बावजूद हम दुनिया के और देशों की तुलना में इतने पीछे अगर हैं, तो इसके पीछे मूल रूप से ये, और ये आज से नहीं हजारों साल से इस देश में है। ये तो वो देश है जो एकलव्य का अंगूठा मांग लेता है। ये वो देश है जो कभी दलितों और उत्पीड़ित समाज के लोगों को शिक्षा नहीं देता रहा है, शिक्षा से वंचित करता रहा है। तो उसी विरासत पर आरएसएस गर्व भी करता है, उसी महान प्राचीन परंपरा का गौरवगान भी करता है। तो मुझे ये कहना है कि देखिए, कांग्रेस की रिजीम में जो एक मॉडर्न जो थिंकिंग सामने आई, मैं बात कर रहा हूं आजादी की लड़ाई के समय आइडिया ऑफ इंडिया जो आया, उससे ये लगा था कि चीजें बदलेंगी। लेकिन कांग्रेस में बाद के दिनों में आप देखें जो डिटोरिएशन हुआ, उसी का नतीजा है कि योग्यता दक्षता का जो प्रश्न है वो गौण हो गया। और एक और जाति का मसला, वर्ग का मसला, डोमिनेंस का मसला, वर्चस्व का मसला, रिकमेंडेशन का मामला, सिफारिश का मसला, ये महत्वपूर्ण हो गया। और इसीलिए सिफारिश को नैतिकता का हिस्सा मान लिया गया है, उसे माना गया है। लेकिन सवाल यह है, जो बात आप उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकेतों में जो बातें कही, उससे ऐसा लगा कि एक आदर्श स्थिति सरकार के अंदर देखने को मिलेगी, सिफारिशें नहीं मानी जाएंगी, भाई भतीजावाद नहीं होगा। लेकिन आरती मेहरा जी, जरा मैं आपके सामने एक और उदाहरण रख रहा हूं। आईसीसीआर के जो प्रेसिडेंट बने हैं लोकेश चंद्रा, नरेंद्र मोदी साहब को भगवान बता चुके हैं। क्या इसी वजह से उसके प्रेसिडेंट बने वो? ये तो चाटुकारिता की इंतहा है। 87 साल की उनकी उम्र है, ऐसी क्या काबिलियत उन्हें नजर आई? सिर्फ ये कि मोदी को भगवान मानते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को उम्र दराज होने की वजह से आप मार्गदर्शक बना देते हैं सिर्फ उम्र का हवाला देकर। देखिए, ऐसा है, लोकेश्वर चंद्रा जी हमारी पार्टी से बहुत सालों से न सिर्फ जुड़े हैं, उन्होंने इस संदर्भ में वो इंदिरा गांधी के भी बहुत करीबी रहे हैं। आरती मेहरा मेरी पार्टी इंदिरा गांधी, हाँ, मुझे मालूम है, उन्होंने इस मुझे मैं आपको यही बताना चाहूंगी, इनके पिताजी 1962 में भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ कहलाती थी उसके अध्यक्ष थी। लोकेश्वर चंद्र जी का बहुत अच्छा एक इतिहास रहा है। उस इतिहास के नाते उनका जो गौरवमय इतिहास है, उसके नाते उन्हें बनाया गया है। अच्छा। आप आडवाणी जी से कहां कंपेयर कर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी उनको भगवान नजर आ गए, गांधी से भी बड़े नजर आ गए। आडवाणी जी क्या है? आडवाणी जी तो बहुत हमारी पार्टी के लिए सबसे बड़े शीर्ष नेता अगर कोई है तो वो माननीय लाल। इससे क्या संदेश जाएगा? जितेंद्र तिवारी जी, मैं चाहूंगा आप साहब कोई इसका जवाब दें। आप आरएसएस के विचारक हैं, क्या इससे संदेश जाएगा? देखिए, मोदी को भगवान कह रहे हैं, गांधी से भी ऊपर उनको परख रहे हैं। वो बात यह है कि अगर लोकेश चंद्र जी ने पहले भगवान कहा होता और उस आधार पर मोदी जी ने उनकी नियुक्ति की होती, उनको भगवान मानते होंगे तभी तो ये पद मिला। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वाकई मोदी भगवान है। वे उसका जवाब आरती जी दे चुकी हैं कि वे कांग्रेस में भी रहे, हमने आइडियोलॉजी के आधार पर किसी को बाहर नहीं रखा। उनकी नियुक्ति एज अ थिंकर जिस लाइन के वे व्यक्ति है उस आधार पर की गई है, उनकी आयु के आधार पर नहीं की गई है, जिस रूप में आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। राजनीति के लिए एक अलग क्राइटेरिया कुछ बीजेपी ने अपनी ओर से फिक्स किए हैं, लेकिन जिन नियुक्तियों की आप बात कर रहे हैं, लोकेश चंद्रा जी की योग्यता पर क्या आपको कोई संदेह है? नहीं, योग्यता पर संदेह नहीं, लेकिन 87 साल उनकी उम्र है। देखिए, यहाँ जो मार्गदर्शक बना देते हैं, जो बेसिक प्रश्न, जो मूल प्रश्न आपने, मैं कहता हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन में आई मीन आप देख लीजिए, या तमाम इस तरह की जो डॉक्टर करण सिंह की क्या उम्र थी, आप बताइए ना। नहीं, एक सेकंड, करण आप उस पर मत जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो है, आपके विचारधारा की रोशनी में काम करने वाले लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी उम्र कम होती, जो ज्यादा डायनेमिक होते, जो ज्यादा काम कर सकते थे। आप किसी अपने गलत के किसी फैसले के लिए कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको किया इसलिए हमने किया। फिर आपने फिर ये क्यों कहा कि जो लोग 75 साल के हो जाएंगे वो कैबिनेट में नहीं रहेंगे? मुरली मनोहर जैसे प्रतिभा से एक सेकंड इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। तो आप एक तरफ तो दूसरा लॉजिक है, दूसरी तरफ देखिए, देवकांत बरुआ को आप ही की पार्टी ने, आप ही के संघ ने कहा कि ये आदमी डिवेल्युएट कर रहा है सारी की सारे नैतिक मानदंडों को। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का कर। तो आप तो भगवान कह रहे हैं आदरणीय मोदी जी को, तो मुझे लगता है ये भगवान का भी अपमान है और मोदी जी का भी है। मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि उनको भगवान कहा जाए। छोटे में जवाब दीजिएगा, ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। प्रियंका चतुर्वेदी जी। नहीं, मैं बस उनसे कहना चाहूंगी, तिवारी जी से और आरती मेहरा जी से, कि आप लोगों का एक ही सिस्टम हो गया है, तारीफ करो जम के, पद पाओगे भड़ के। ये पूरा इनका सिस्टम हो गया है। और आरएसएस जो अब तक बैकग्राउंड में रहता था, मेन स्ट्रीम में, आपकी पूरी पार्टी आरएसएस में रहकर आप बीजेपी में आ गए।
आप बीजेपी में आ गए, राहुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात होगी, अगले सेगमेंट में इसी पर बात होगी। एनआईटी नागपुर में जिस तरीके से विश्राम नामदार की नियुक्ति हुई है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, और खास तौर पर सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने बाकायदा एचआरडी मिनिस्टर को, स्मृति ईरानी को, जो चिट्ठी लिखी थी एप्लीकेशन के साथ, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं। और यही नहीं, स्मृति ईरानी जब नागपुर आई थी, उनके घर पर रुकी थी। तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार में तारीफों के बदले पद मिल रहे हैं? आरएसएस से जो लोग जुड़े हैं उन्हें तवज्जो दे रही है सरकार? और एक बड़ी तस्वीर कि क्या जो भी सरकार रही हो वो अपने लोगों को खुश करती रही है? ऐसे में आपसे अब सवाल है मेरा, प्रियंका चतुर्वेदी जी, चूंकि ब्रेक के पहले वो बात अधूरी रह गई थी, आप सवाल तो खड़े कर रही हैं यहां पर बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, लेकिन जब आपकी भी सरकार रही तो अक्सर आपकी विचारधारा से जो जुड़े लोग रहे हैं उन्हें ही बड़े पद मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं तिवारी जी से कहना चाहूंगी कि मुझे पता है कि आपके संगठन में महिलाओं को बोलता हुआ सुनना आपको अच्छा नहीं लगता है, पर क्योंकि हम एक टीवी डिबेट में हैं, नेशनल डिबेट में हैं, तो इस डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। और जब मैं बीच में बोल रही हूँ तो मैं फिर आपको रोकूंगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप बीच में मत बोलिए। हमारी पॉइंट नहीं, कोई तरीका नहीं है, महिलाओं जवाब दूंगी, पर आप जिस तरीके से समिति, आपको अगर जानकारी नहीं है, जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं का सम्मान है, मैं भी पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप डिबेट को महिला पुरुष में मत लाइए। आप जो प्रश्न है वो बताइए। दूसरी बात, आपके लोग जिस तरीके से करते हैं महिलाओं के साथ डिबेट में, सुन लीजिए, जैसे इनके कांग्रेस के लोग करते हैं, इन्हें ज्यादा प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। एक मिनट, आरती जी आपके पास आऊंगा, प्रियंका को सुन लीजिए। आप प्रियंका अकेली पढ़ रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी। नहीं, मैं बिल्कुल अकेली नहीं पढ़ रही हूँ, दोनों की विचारधारा बहुत स्पष्ट सामने दिखाई दे रही है। आपने कुछ सवाल मुझसे पूछा कि हमने अपने आइडियोलॉजी वाले लोगों को रखा। मैं आपसे बस एक चीज पूछ रही हूँ कि अगर आइडियोलॉजी सिमिलर हो, आइडियोलॉजी की बात नहीं है, आइडियोलॉजी जो भी हमारी रही है एक लिबरल आइडियोलॉजी रही है कि हर आवाज को, हर ओपिनियंस को, हर आइडियाज को सामने रखना और फिर डिसाइड करना कौन सा बेस्ट आइडिया होगा जो एचआरडी में होगा, एजुकेशन को लेकर होगा। अच्छा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीनानाथ बत्रा जैसे लोग जो बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी हमारे समय पे थी, हम एक गोल्डन बर्ड थे, गोल्डन चिड़िया थी जो ब्रिटिशर्स ने आकर खराब की, मुगल के जमानों ने आकर खराब की, जिस तरीके की एक हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दिशा और दशा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। दूसरी बात, अगर आप जो अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, आप कोई भी अपॉइंटमेंट्स ऐसे हो, मैंने शुरू में भी कहा था, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते उनकी क्वालिफिकेशन। बहुत ऐसे हैं मैडम, कई एग्जांपल हैं जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आरती मेहरा आपको जवाब देना चाह रही है। सीवी में आरएसएस का स्टैंप है, ठीक है प्रियंका जी, आरती मेहरा चेयरपर्सन बन सकते हैं, बताना चाहूंगी, पैनल हेड कर सकते हैं। आरती मेहरा जी। प्रियंका जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में दीना बत्रा जी ने लगभग 1768 ऐसी आइटम लगाई हैं जो हमारे इतिहास, जो भारत का गौरवमय इतिहास है, उससे बिल्कुल विपरीत है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है। तो आप दीनालाल बत्रा जी का नहीं, चलिए हम विषयांतर हो रहे हैं। मेरा जो बुनियादी सवाल है, आरती मेहरा जी, हम विषयांतर हो रहे हैं। अगर बीजेपी के आगे बढ़ना है तो क्या समिति शाखाओं में जाना जरूरी है? आप मुझे जरूर कोर्ट का नहीं, आप वो मुझे कोर्ट का दिखाइएगा, ऑब्जर्वेशन मैं भी जानना चाहूंगी। उर्मिलेश मैं पहली बार कहना चाहते बत्रा जी बोल रहे हैं। प्रियंका जी, हमारे प्रधानमंत्री जाकर बोलते हैं पूरे दुनिया में जोक बन गए हैं। जी एक सेकंड, कौन जोक बन गया है? कौन जोक बन गया है? जिन्होंने आप लोगों ने भारत को जो जोक बनाया था, आज एक प्रधानमंत्री इस देश को गौरव के साथ खड़ा कर रहा है। नहीं अखिलेश, आपने भारत को मजाक बना दिया था, आपके नेतृत्व ने शर्मिंदगी पैदा उस पर अभ्यास नहीं कर रहे हैं सर उर्मिलेश। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पहले और अब में एक फर्क जरूर है। हम बहुत पहले की अगर बात करें तो पहले जो हमारे देश में जब आजादी हमको मिली थी तो एक आइडिया ऑफ इंडिया
जो एक विकसित हो रहा था उसकी रोशनी में बहुत सारे फैसले होते थे। मैंने देखा हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री खंगाल कर देख लीजिए कि नेहरू के समय बहुत सारे ऐसे लोग अपॉइंट किए गए बड़े बड़े पदों पर जो कांग्रेस पार्टी के कतई समर्थक नहीं थे और कोई कांग्रेसी ठप्पा उन पर नहीं था। लेकिन नेहरू जी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अपॉइंट किया जो उनको बहुत उनके निजी तौर पे पसंदीदा थे। बहुत सारे ऐसे बड़े पदों पर उन्होंने ऐसे लोगों को भी नियुक्त किया जो बिल्कुल शुद्ध कांग्रेसी थे। दोनों तरह की चीजें थी। लेकिन कांग्रेस में बाद के दिनों में अगर आप देखिए इंदिरा गांधी जी के जमाने में या उसके बाद के जमाने में ये जो बड़े पदों पर अपॉइंटमेंट्स का मामला है उसमें फेवरेटिज्म आया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे लोग जो हैं कांग्रेसी उन दिनों अपॉइंट होते थे, ये आप नहीं कह सकते। तो अब क्या ऐसा हो रहा है? मैं जानता हूं उर्मिला जी, क्या अब ऐसा हो रहा है सरकार में कि जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हैं वही रहेंगे बड़े पदों पर? मैं वही आ रहा हूं, मुझे एक सेकंड और थोड़ा दीजिए। देखिए जैसे मैं स्वयं जानता हूं कि मैं जिन विश्वविद्यालयों में पढ़ा, कई विश्वविद्यालयों में पढ़ा, कम से कम 3 विश्वविद्यालयों में पढ़ा हूं, उनमें कई वाइस चांसलर हमारे दौर में ऐसे थे जो कतई कांग्रेस की विचारधारा के। मैं चाहूंगा आप जिक्र करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं के.आर. नारायणन बाद में कांग्रेस में जरूर आए वो मंत्री, लेकिन जिस दौर में वो थे, मैं एक एम्बेसडर के रूप में, एक डिप्लोमेट के रूप में, वो कतई कांग्रेसी नहीं थे और उनको जेएनयू का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। एक समय जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते थे वाइस चांसलर्स के या बड़े पदों पर, वो कतई किसी कांग्रेस। लेकिन आप सवाल तो ये है, लेकिन आप ये पाएंगे, आप ये जैसे प्रोफेसर नायडुम्मा की बात मैं करूं, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपॉइंट किया गया था। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आए। लेकिन आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये तो अभी शुरुआत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, लेकिन एक बड़ा गलत संकेत जा रहा है। संकेत गलत जा रहा है, लेकिन जितेंद्र तिवारी जी संघ को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। न केवल आप तरह के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, बल्कि संकेत ये आ रहा है कि उसमें पढ़े लिखे और ज्ञानी और विद्वान लोग कम है। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में कौन आए सज्जन, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, भाई ठीक है काकतीय यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन हिस्ट्री के बारे में जो उनकी धारणा है उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद है। नहीं, तो इसीलिए शायद लाया गया होगा, उसी धारणा को प्रबल करने के लिए। ये भी तो हो सकता ना। जितेंद्र तिवारी जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, आरएसएस अगर इस तरीके से अपने लोगों को सत्ता की तरफ आगे बढ़ाएगा तो उससे संदेश क्या जाएगा? आप लोग तो खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। आज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहे मनोहर पर्रिकर, उन्होंने आज जो इंटरव्यू दिया तो उन्होंने उसमें जोर के साथ यह बात कही है कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति नहीं, इसका मतलब यह है कि ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अखिलेश जी बहुत साफ, आप एक बात समझ लीजिए कि ये क्वालिफिकेशन का आधार नहीं है। अगर आप केवल ये बात करते हैं तो केवल मनोहर पर्रिकर नहीं, 545 में से अगर 282 मनोहर लाल खट्टर से लेकर तमाम नाम ऐसे ही आएंगे, देवेंद्र फडणवीस से सब लोग हैं। और जिन लोगों को आप आज तक केवल इसी विचारधारा के आधार पर धक्के देकर बाहर करते रहे, आज वो चीज हजम नहीं हो रही। आज वो अगर जिता के लाए हैं, उनको अगर सत्ता में लोग आगे ला रहे हैं, वो हमेशा सुनिए, आपने सेंटर गवर्नमेंट में कहीं किसी का उल्लेख नहीं किया है। सेंटर गवर्नमेंट की नियुक्ति में ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं कांग्रेस का वर्कर नहीं हूं। लेकिन आज की डेट में भी मुझे आपत्ति है, सरकार को ठीक करना चाहिए। उसमें एक फॉर्म आप भरवाते हैं कि मेरा आरएसएस से कोई एसोसिएशन नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ प्रियंका चतुर्वेदी जी? हाँ, ये सवाल जो पूछ रहे हैं जवाब दीजिए। और दूसरी बात, जितेंद्र तिवारी को सवाल ना तो संघ के किसी व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रवादी लोग हैं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपने कई सवाल एक साथ दाग दिए। प्लीज आरती जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। यहाँ पे 2 लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए, फिर जाऊंगा मैं नहीं बोल सकते हैं। प्रियंका, एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ, अगर आपको याद होगा, इतिहास में ही जाकर अगर आपको याद होगा, आरएसएस पे बैन लगाई गई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बैन तब लिफ्ट किया जब आरएसएस ने एक चिट्ठी में ये लिखा कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखेंगे और हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और वो बने रहेंगे। ये 2014 में हम पहली बार देख रहे हैं कि आरएसएस जो बैकडोर एंट्री करता था सरकार में, बीजेपी के नाम से एक मुखौटा बनकर चला रही थी सरकार, या आज राम माधव हो या जो भी चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हों, वो बिल्कुल गर्व से ये कह रहे हैं। तो आरएसएस ने जो प्रॉमिस किया था वल्लभ भाई पटेल को, जो इतिहास को लेकर गवाह
है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सरदार पटेल पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। दिक्कत तो ये है प्रियंका जी, सरदार पटेल भी अब आरती मेहरा जी के हो गए हैं। अखिलेश जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी के नहीं है, इस देश के हैं, कोई पार्टी के नहीं है, इस देश के हैं। सबसे पहले तो आप इंदिरा गांधी जी को लेने की कोशिश कर लीजिए, नेहरू जी आरती मेहरा जी जवाब दीजिए। किसी को भी, सारे हमारे ही लीडर हैं, हमारे देश के लीडर हैं, किसी के लीडर नहीं है, कांग्रेस के ना बीजेपी के, किसी के, देश के हैं। आरती मेहरा जी, विशुद्ध हमारी पार्टी, हमें गर्व महसूस होता है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय संगठन है, जिंदा थे। जनता ने कांग्रेस की विचारधारा को ठुकरा दिया है। राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी विशुद्ध रूप से जो, चलिए वो सब बातें हो गई, ये सारी बातें आपने कहीं चुनाव के दौरान आपको उसका फायदा भी मिला, आज आप लोग सरकार में हैं। लेकिन आरती मेहरा जी, अब कम से कम एक अलग सरकार तो दीजिए ना। पिछले दिनों में जो चीजें होती आई हैं, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया तो आप भी वही करें, तो फिर क्या आप दोनों में डिफरेंस है? जो कि आप लोग कहते रहे थे पार्टी विद द डिफरेंस। सरकार पुरानी आज गौरवमयी भारत की ओर जा रही है और सबको पता है। लेकिन इस तरह के अपॉइंटमेंट होंगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर वो गौरव गाथा जो है उसमें कई और चीजें लिख ली जाएंगी। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग टोटली देश का कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो वंशवाद और चलिए ठीक है, तू मैं से कुछ नहीं होने वाला, किसी का भला नहीं होगा, बहस हम किसी और दिशा में लेके चले जाएंगे। जितेंद्र मैं यहाँ पर दो बात कहता हूँ, खड़ा करते हैं, मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, स्मृति ईरानी जी ने एक रिकमेंडेशन की है, उस रिकमेंडेशन को राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकृत किया है। राष्ट्रपति महोदय का ये विवेकाधिकार था कि वो मंत्री से पूछ सकते थे, उन्होंने उनसे औपचारिकताएं होती हैं, सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्होंने चलाया है। दूसरी बात, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, अगर ये प्रश्न खड़ा करने लगे हम, किसकी सर एक बात देखिए, मेरा एक सवाल है, नहीं अब जब आप ये बात कह रहे हैं, मैंने शुरू में भी 4 नामों का जिक्र आपके सामने किया। इन्होंने तो कोई चिट्ठी नहीं लगाई होगी ना कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं। वो चिट्ठी लगाकर वो ये दिखाना चाह रहे थे इनामदार साहब कि मैं वजनी हूं, ज्यादा मैं सरकार के करीबी हूं, जिस विचारधारा की ये सरकार है मैं उसका हूं, इसलिए पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न खड़ा करता हूं कि जो सारे विवाद की जड़ है कि ये चिट्ठी बेहद निजी चिट्ठी थी। आरती मेहरा जी की चिट्ठी उनको व्यक्तिगत लिखी गई थी, वो पैनल के साथ नहीं लगा, सॉरी स्मृति ईरानी जी को। वो चिट्ठी अगर वहां से लीक की जाती है तो पहले तो यही सोचना चाहिए कि कितने कांग्रेस के लोग इन्होंने भर रखे हैं जो पद और गोपनीयता के शपथ खुश होना चाहिए सर कि ये ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या कुछ चल रहा है सरकार के अंदर, ये बाहर आ गया। ये मंत्री के साथ रहने वालों को सोचना चाहिए कि कितने कांग्रेसी भरे हुए हैं। अच्छा, तो आप उसको जस्टिफाई करें। उर्मिलेश जी बड़ा दिलचस्प है, ये तो सूचना के अधिकार का जमाना है। अधिकार में नहीं आई है। एक सेकंड सर, आपको लग रहा है कि सूचना के अधिकार में चिट्ठियां बाहर आ रही हैं? मैं कहता हूं आधिकारिक चिट्ठी नहीं है, देखिए ये एक निजी चिट्ठी है, मैं वही कह रहा हूं। निजी स्थान में बाहर अगर आप किसी को निजी भी चिट्ठी लिख रहे हैं, एक सेकंड आरती जी, आप किसी को निजी कहना चाहूंगी। जी मैं आऊंगा मैडम आपके पास, बोल लेने दीजिए पहले उर्मिलेश जी को। आप किसी को देखिए, मैं ये कह रहा हूं एक छोटी सी बात, आप उनको अपॉइंट करना चाहते थे, आप उनको अपॉइंट कर देते, लेकिन ये जो आप एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहे हैं कि आप आरएसएस के हैं इसलिए अपॉइंट हो रहे हैं और मंत्री जी आपको अपॉइंट कर रही हैं, ये भौड़े किस्म का फेवरेटिज्म है। ये कांग्रेसी चालूपना जो होता था अपॉइंट करने का, कांग्रेस के पास एक जो तौर तरीका होता था, बुद्धि थोड़ी होती थी, वो भी नहीं आप दिखा पा रहे हैं। आप बहुत भौड़े किस्म का फेवरेटिज्म कर रहे हैं और ये बताता है कि ये बैंकरप्सी आपकी है, ये कहीं ना कहीं कामकाज में आपके बौद्धिक दिवालियेपन का सबूत है। मेरा जी आप बता रहे हो कि आप आरएसएस के इसलिए नियुक्त हो रहे हो, कमाल की बात है यार, इतना तो समझो। और उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर जवाब नहीं दे रही हैं, आप जवाब दीजिए, हो सकता है आपका पक्ष सामने आ जाए। मैं कहता हूं कि आपको क्या मतलब बैंकरप्सी की ही सीख लेनी है कांग्रेस से, कांग्रेस से सीखिए। ठीक है, आरती मेहरा जी जवाब दीजिए। आपको फेवरेटिज्म करना है, कांग्रेस से सीखिए। क्लियर, मैं बिल्कुल आपको क्लियर तरीके से बताना चाहती हूं कि विशुद्ध रूप से ये जो नियुक्ति हुई है, ये एक काबिल व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। हमारी मंत्री महोदया ने जो उनके अधिकार क्षेत्र का है, जिनसे उन्होंने पूछना चाहिए था, उनसे पूछ के माननीय राष्ट्रपति जी को जिनसे पूछना चाहिए था, जिस पैनल ने सुझाव दिया उसमें तो ये नाम था ही नहीं मैडम। इसके पहले भी मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ, चारों नाम मैं आपको बता चुका हूँ। आप पूरी बात करने नहीं देते, आप मुझे बात करने दीजिए। बोलिए बोलिए।
देखिए ऐसा है, अभी ये कहा कि भाई कांग्रेस के लोग जरूर किसी ने लीक किया होगा। कांग्रेस के लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी का वजन और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हम कांग्रेस के लोग हर जगह बदले जा रहे हैं, इसी लिहाज से धीरे धीरे, ताकि चीजें अंदर ही रहे, बाहर ना हो पाए। ये कह रही आप कीजिए। ये जवाबदेही सरकार है, ये पारदर्शी सरकार है, इसमें सब कुछ न्याय संगत हो रहा है और न्याय ही प्रिवेल करेगा। इसमें अब तो प्रियंका जी चिट्ठी भी बाहर नहीं आएगी, आपके लोग धीरे धीरे बदल दिए जाएंगे। कहाँ से ये चीजें पता आप चलेंगी? बिल्कुल हाँ, हमें क्या बिल्कुल ऐसा देखिए, मैं जवाब क्या दूं? देखिए ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस का कल्चर है। आखिरी कमेंट 20 सेकंड में प्रियंका चतुर्वेदी जी। सारे के सारे वो बदल देते हैं, राज्यपाल को बदल देते हैं, राज्यपाल को बदल देते हैं, बड़ी बड़ी नियुक्तियां। चलिए प्रियंका, मैं माफी मांगूंगा आपसे, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, वक्त फिलहाल मेरे पास इतना ही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी पारदर्शिता की बात करते हैं अपॉइंटमेंट में, नियुक्तियों में, तो वो चीजें दिखनी भी चाहिए, इस तरह की घटनाएं ना हो जिसको लेकर कई सवाल खड़े होंगे।